फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में ज्योग्राफी ऑप्शनल से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर है इसको हम लोग देखेंगे। और ये जो करंट अफेयर है मई 2022 का है। अब देखिए, ये आप यूज़ कहाँ करेंगे, जो आपका यूपी पीसीएस का मेंस है और इसके साथ ही जो आपका यूपीएससी का मेंस है उसमें आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए, पहला अपना जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो चीज़ें भी समझाने वाली हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही इन टॉपिक्स का आप उपयोग कहाँ पे कर सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन में, उस चीज़ को भी मैं आपको बताऊंगा। और जो आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जो कमेंट बॉक्स है वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करिए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ में जो याद करने वाली चीजें हैं उनको अपनी आवश्यकता के हिसाब से याद कर लीजिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन है डीप इकोलॉजी के ऊपर पहले आया हुआ है आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल यूपीएससी में कि डीप इकोलॉजी इकोलॉजी। तो इस चीज को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं कि यह शब्द कहां से आ रहा है। देखिए, ऊपरी और गहन परिस्थितिकीवाद, हिंदी में इसको कहेंगे गहन। ऊपरी और गहन परिस्थितिकीवाद, हिंदी में कहेंगे शैलो एंड डीप इकोलॉजिज्म। तो ऊपरी और गहन परिस्थितिकीवाद की अवधारणाएं 1970 के दशक में उभरी, जब नॉर्वेजियन दार्शनिक अर्ने नेस ने पर्यावरणीय क्षरण को संबोधित करने हेतु अपने परिवेश के लोकप्रिय प्रदूषण और संरक्षण आंदोलन से परे देखने की मांग की। देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको समझिए। एक तो हो गया आपका ऐसा पर्यावरण आंदोलन जो मात्र आपके प्रदेश की भलाई के बारे में सोचता है, जैसे अमेरिका का पर्यावरण आंदोलन जो मात्र अमेरिका की भलाई के बारे में सोचता है। तो ये बहुत ही शैलो नैरेटिव हो गया, शैलो दृष्टिकोण हो गया। इसके बजाय नैस ने कहा थोड़ी देर के लिए इससे अलग हट जाइए और एक समग्र रूप में इसको देखिए। पारिस्थितिकी चिंताओं से संबंधित अपने अध्ययन में अर्ने नेस प्रकृति में व्यक्ति की भूमिका के साथ संबंधों को व्यक्त करते हैं। यानी कि देखिए, आपकी जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो किस चीज का अध्ययन है? ह्यूमन ज्योग्राफी मनुष्य और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन है। तो अर्ने नेस जो है ये भी पारिस्थितिकी चिंताओं को समझने के लिए जो व्यक्ति की भूमिका है प्रकृति में, यानी कि मनुष्य की जो प्रकृति में भूमिका है, इस चीज को समझने में, या कह लीजिए मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को समझने की कोशिश अर्ने नेस ने की। उनका मानना है कि मानव केंद्रितता बढ़ने के कारण मनुष्यों ने प्रकृति से खुद को अलग कर लिया है। अब देखिए क्या है, मानव केंद्रितता का क्या मतलब है? हम जो कुछ भी कर रहे हैं केवल मानव का आर्थिक लाभ, मानव का सामाजिक लाभ, इसको ध्यान में रख के कर रहे हैं। बाकी जो चीजें हैं उन चीजों को हम लोगों ने छोड़ रखा है। यानी कि अर्ने नेस कह रहे हैं कि जैसे कि अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, दुनिया के अन्य जीवों की बात करें, तो उसको हम लोगों ने उनका जो वेलफेयर है, उनका जो कल्याण है, उसको हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है और पूरी तरह से केवल मनुष्य की वेलफेयर, मनुष्य के लाभ पर केंद्रित हो गए हैं। तो इस वजह से क्या है, अर्ने नेस कह रहे हैं कि प्रकृति और खुद को आज मानव प्रतिस्पर्धी संस्थाओं के रूप में देख रहा है। यानी कि देखिए, वैसे तो क्या है, प्रकृति हमारी सहयोगी है, प्रकृति की वजह से हम जीवित रहते हैं, लेकिन आज हम क्या हो गए, प्रकृति के विरोध में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्योंकि हमने जो है खुद को प्रकृति से अलग कर लिया, हमने बाकी प्रकृति से अपने को अलग कर लिया और केवल अपने लाभ के बारे में सोचा। अब देखिए, जो बेसिक है वो आपके समझ में आ गया है कि अर्ने नेस की विचारधारा क्या है। अब इसके आधार पर समझते हैं शैलो इकोलॉजी क्या है और डीप इकोलॉजी क्या है। देखिए, पहले अगर शैलो इकोलॉजी की बात करें तो जाहिर सी बात है नैस इसका विरोध करेंगे। शैलो इकोलॉजी क्या है? शैलो इकोलॉजी या फिर ऊपरी पारिस्थितिकी दार्शनिक या राजनीतिक स्थिति को संदर्भित करती है कि पर्यावरण संरक्षण का केवल उस सीमा तक अभ्यास होना चाहिए जो मानव हितों को पूरा करे। यानी पर्यावरण संरक्षण किस सीमा तक किया जाए? जहां तक मानव के हित पूरे हो रहे हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि जब गाय वगैरह की हत्या होती है, इसमें उन पशुओं को काफी दर्द होता है। तो जो ये शैलो इकोलॉजी को मानने वाले लोग हैं वो कहेंगे कोई बात नहीं, ये मनुष्य की वेलफेयर के लिए है, तो ऐसा होना सही है। लेकिन नैस इसका विरोध करेंगे। नैस कहेंगे कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो प्रकृति के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचा रही है वो गलत है। तो ये क्या हो गई, आपकी डीप इकोलॉजी हो जाएगी।
और शैलो इकोलॉजी क्या है कि जहां पर भी मनुष्य का फायदा हो रहा है उस चीज को होने दिया जाए जब तक कि मनुष्य का कोई नुकसान ना हो। तो ये आम, अब देखिए इसमें क्या होगा, जो शैलो इकोलॉजी को मानने वाले लोग हैं वो कहेंगे कि अगर पर्यावरण को थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है, टेम्परेरी नुकसान हो रहा है तो होने दिया जाए, लेकिन मनुष्य का जो लाभ है, मनुष्य का जो विकास है उसको ना रोका जाए। अब इसका एक उदाहरण है, जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा एसी है जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती तो है लेकिन कम मात्रा में। तो शैलो इकोलॉजी को मानने वाले क्या कहेंगे, ठीक है ऐसे एसी को यूज करते रहिए जिससे थोड़ी बहुत क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रही है, क्योंकि इससे मनुष्य को लाभ होता है। पारिस्थितिकी की यह शाखा मुख्य रूप से विकसित देशों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली को बनाए रखने का कार्य करती है। अब देखो ये शैलो इकोलॉजी किसको फायदा पहुंचाएगी। अब जहां पर हर किसी के पास एसी है, जहां पर हर किसी के पास कार है, ऐसे देश कौन से हैं, अमेरिका हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गए। तो ये कंट्रीज क्या करेंगे, शैलो इकोलॉजी को अपनाएंगे, मनुष्य के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास ये संसाधन है तो ये इनको छोड़ना नहीं चाहेंगे। अच्छा, कल्चर की भी बात होती है, जैसे भारत का तो हमेशा से कल्चर ही डीप इकोलॉजी वाला रहा है। अब देखिए हमारे यहाँ गाय जो है उसकी पूजा होती है, जैसे कि मोर है उसको भगवान का वाहन माना जाता है, शेर को भगवान का वाहन माना जाता है देवी का। तो ऐसे में क्या है, हम तो पहले से ही डीप इकोलॉजी की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन जो विकसित देश है वो अपनी जीवन शैली को यथास्थिति में बनाए रखने के लिए शैलो इकोलॉजी का सहारा लेते हैं, जिसका नैस ने विरोध किया। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं गहन पारिस्थितिकीवाद क्या है, डीप इकोलॉजी क्या है। तो जस्ट उसका उल्टा जो अभी हम लोगों ने शैलो में समझा। तो इसके समर्थकों देखिए गहन पारिस्थितिकीवाद के अनुसार मनुष्य को प्रकृति के साथ अपने संबंधों को मौलिक रूप से परिवर्तित करना पड़ेगा। जिस तरह के हमारे प्रकृति के साथ संबंध हैं वैसे नहीं चलते रह सकते। इसके समर्थकों ने जीवन के अन्य रूपों से ऊपर मनुष्यों को प्राथमिकता देने के लिए जो आपका देखिए इसको मैं लैंग्वेज की जगह अपनी भाषा में समझा देता हूँ। क्या हम लोगों ने अभी तक देखा शैलो इकोलॉजी में कि मनुष्य सबसे ऊपर है, बाकी जीव तो बाद में आते हैं। एक पिरामिड बना दें तो इस पिरामिड में सबसे ऊपर इन्होंने मनुष्य को रख दिया, लेकिन इसका विरोध किया गया गहन पारिस्थितिकीवाद को मानने वालों के द्वारा, डीप इकोलॉजी को मानने वालों के द्वारा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है कि मनुष्य सबसे ऊपर है, प्रकृति की नजर में तो सभी बराबर है। तो इस नजरिए को छोड़ दीजिए कि जो मनुष्य है वो सबसे ऊपर है। ये मानता है कि ऐसी जीवन शैली की जो निरंतरता है वो क्या कर रही है कि असमानताओं को बढ़ा रही है। हमारी जो दुनिया है उसमें असमानता बढ़ती जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए दुनिया की आबादी का केवल 5% होने के बाद भी अमेरिका दुनिया की ऊर्जा खपत का 17% यूज करता है, यानी कि पूरी दुनिया की जो ऊर्जा खपत है उसकी 17% कहाँ हो रही है, अमेरिका में। और ये कितनी जनसंख्या कर रही है, 5%। तो 5% जनसंख्या दुनिया की 17% ऊर्जा यूज कर रही है, ज्यादा पॉल्यूशन फैला रही है। और ये सब क्यों हो पा रहा है, क्योंकि शैलो इकोलॉजी, ये मनुष्य की जो बेहतरी है, मनुष्य का जो कल्याण है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, बाकी जीव तो बाद में आते हैं। अब उसमें फिर ये भी हो जाता है कि अपने देश का कल्याण सबसे ऊपर रखना, तो इसकी वजह से असमानता आती है। तो देखिए इसके उद्देश्य क्या है। गहन पारिस्थितिकीवाद को हम लोगों ने समझ लिया, डीप इकोलॉजी को, कि सभी जीव जंतुओं को, सभी वनस्पतियों को आप बराबर का दर्जा दीजिए, सभी का संरक्षण करिए। अब इसके उद्देश्य क्या है, ये हमारी जीवन शैली में बड़े पैमाने पर बदलाव करके प्रकृति को बनाए रखने की इच्छा व्यक्त करती है कि कहीं मनुष्य प्रकृति को नष्ट ना कर दे। इसके लिए हमें अपने जीवन में बड़े पैमाने पे बदलाव करने होंगे। इसमें वन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए मांस के व्यावसायिक उत्पादन को सीमित करना और जानवरों में कृत्रिम तरीके से वसा को बढ़ाने की प्रक्रिया पर रोक लगाना शामिल है। देखिए ये सब हमारे लाभ के लिए किया जाता है कि वन क्षेत्रों को काटा जा रहा है। तो ये क्या कहती है डीप इकोलॉजी, वन क्षेत्रों को बचाइए, मांस का जो व्यावसायिक उत्पादन है सीमित करिए, जहां पर कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है खाने के लिए वहां तक सीमित करिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह आप मांस को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे कॉमर्शियल्स चला रहे हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं, इस चीज पे भी। और जानवरों में कृत्रिम तरीका से वसा मत बढ़ाइए। ये किया क्यों जाता है, वजन बढ़ जाएगा जानवर का, ज्यादा मांस होगा, तो इसलिए इसका भी विरोध किया गया।
परिवहन प्रणालियों को भी फिर से आकार दीजिए, जिसमें आंतरिक दहन इंजनों का उपयोग शामिल है। फिर जीवन शैली में बदलाव करिए, इस तरह की जीवन शैली अपनाइए जिसमें कम से कम प्रदूषण हो, जैसे प्लास्टिक को रोजमर्रा की जीवन से अलग कर देना। तो कुल मिलाकर अब आपको इसकी जो कह लीजिए कि कोर है, जो बेसिक्स है, वो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल आप कितने भी दे सकते हैं, लेकिन आप ये समझ गए कि नेस कह रहे हैं कि जो अगर आप डीप इकोलॉजी को अपनाते हैं तो आपको प्रकृति के हर जीव को समान रूप से महत्व देना होगा। जो अनावश्यक रूप से आप प्रकृति का दोहन करते जा रहे हैं मनुष्य की भलाई के नाम पे, उसको आपको रोकना होगा। अच्छा देखिए, अगर स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के पर क्वेश्चन आता है, वहां पर भी आप इसका थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि देखिए हम प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो प्रकृति को चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिर जो गहन पारिस्थितिकीवाद की जो विचारधारा है, अगर हम उसको माने तो हमको फिर प्रकृति को चेंज करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरी प्रकृति में कोई बहुत बड़ा दोष ना उत्पन्न हो जाए, किसी जीव को कोई समस्या ना आ जाए। तो यही हो गया स्टॉप एंड गो। यानी कि किसी भी नीति को बनाने से पहले आप पहले विचार कर लीजिए कि इसके क्या परिणाम होंगे और उसके बाद उस नीति का कार्यान्वयन करिए। अच्छा देखिए, इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो योग्यतम की उत्तरजीविता सिद्धांत है, इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाए, क्योंकि इसके आधार पर क्या होता है, जो हर देश है वो अपने आप को मजबूत बनाने में लगा है, हर मनुष्य अपने आप को मजबूत बनाने में लगा है, इस डर से कि कहीं वो नष्ट ना हो जाए। तो इस सिद्धांत का भी पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। एक और अगर इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखें तो ये तुम या मैं के दृष्टिकोण के बजाय जियो और जीने दो के दृष्टिकोण को प्राथमिकता देता है, यानी कि प्रकृति में सह अस्तित्व को ये वरीयता देता है, प्रियोरिटी देता है। अब देखिए, गहन पारिस्थितिकीवाद का संवर्धन, इसमें मतलब क्या क्या आप कह सकते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। समाजवाद इसका एक फीचर है, यानी कि ये वर्ग आधारित जो अंतराल है उसको दूर करने पे जोर देता है। नीति निर्णयों का विकेंद्रीकरण, यानी कि जब कोई नीति बनाई जाए तो उसमें स्थानीय बोर्ड, नगर पालिका, इन सबको शामिल किया जाए। और क्षेत्रीय मतभेदों को स्वीकार करना, जैसे कि सोलर एनर्जी को लेकर कोई नीति बन रही है तो ऐसे में भारत जैसे जो देश हैं, अफ्रीका जैसे जो अविकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इनकी भी बातों को सुना जाए, इनको भी समान रूप से स्थान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं अमेरिका और यूरोप के, वही अपनी चलाते रहें। तो क्षेत्रीय मतभेदों को स्वीकार करना, ये भी आपके गहन पारिस्थितिकीवाद के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से ये आपकी डीप इकोलॉजी की पूरी अवधारणा हो गई। ये आपकी पूछी भी जा सकती है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएं। इसके बाद देखिए टॉपिक आता है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति। तो अब आपको पता होगा कि जैव ईंधन पर जो राष्ट्रीय नीति है ये काफ़ी पुरानी आई है। तो चेंजेस क्या हुए, देखिए जो हमारी राष्ट्रीय नीति है इसमें एक लक्ष्य था कि वर्ष 2030 तक हम जितना भी पेट्रोल यूज़ करेंगे वो ऐसा होगा कि उसमें 20% इथेनॉल मिला होगा, यानी कि पेट्रोलियम में 20% हम इथेनॉल मिलाएंगे। ये लक्ष्य हमने लिया था और ये कब तक पूरा करना था, 2030 तक। अब हमने इसकी समय अवधि को कम कर दिया, हमने कहा ये लक्ष्य अब हम 2025-26 तक ही अचीव कर लेंगे। बस एक ये संशोधन किया गया है, कुछ और भी संशोधन किए गए हैं। इसकी वजह से ये नीति दोबारा चर्चा में आ गई। तो विशिष्ट मामलों में जैव ईंधन के निर्यात की अनुमति दी गई है, दी जा सकती है। मीन्स अगर कोई विशिष्ट मामला पड़ता है तो सरकार जैव ईंधन का निर्यात भी कर सकती है। ये चीज थोड़ी सी अपडेट हुई है। अब इस संशोधन का महत्व क्या होगा, मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि हमारी जो अभी निर्भरता है दूसरे देशों पर वो कम होगी पेट्रोलियम के मामले में, क्योंकि 20% जो इथेनॉल हम मिलाएंगे वो हमारे देश का होगा। आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती मिलेगी, रोजगार सृजन होगा, क्योंकि जब इथेनॉल को मिलाने के लिए पहले इथेनॉल को बनाना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसमें रोजगार का सृजन होगा। अच्छा देखिए, थोड़ा सा इसका मैं बता देता हूं आपको। तो ये जो जैव ईंधन को लेकर के सरकार ने नीति लाई थी, इसका कारण क्या था। देखिए हमारे देश में गन्ने की फसल खूब होती है, ये आपको पता है, और गन्ना जो है ये बेकार हो रहा था, किसानों को दाम नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार ने कहा क्यों ना इससे इथेनॉल बनाई जाए, और ये जो इथेनॉल है इसको मिला दिया जाए पेट्रोलियम में, तो किसानों का गन्ना बिकने लगेगा। फिर जो इथेनॉल है वो जब पेट्रोलियम में मिलाई जाएगी तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। इसके साथ ही हमारी जो दूसरे देशों पर निर्भरता है पेट्रोलियम को लेकर के, वो 20% तक कम हो जाएगी।
तो इन सभी कारणों से ये जैव ईंधन की नीति लाई गई थी। अब देखिए, इसको बढ़ावा देने के लिए, देश में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, जैव ईंधन का एक एग्जाम्पल क्या हो गया, एथेनॉल। तो इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की कुछ पहले हैं, यानी कि आप कह लीजिए सरकारी नीतियां हैं, सरकारी कार्यक्रम हैं। इनको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर केवल आपको याद करने की जरूरत है, जैसे प्रधानमंत्री जीवन योजना है, गोवर्धन योजना आपने सुनी होगी, रिपर्पज यूज्ड कुकिंग ऑयल है। ये सारी चीजें जो हैं आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जो आपकी राष्ट्रीय नीति है, इसके बारे में भी आप कुछ जानकारी ले लीजिए। देखिए, जब इस पर मैं ज़्यादा जोर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये ज्योग्राफी ऑप्शनल है। तो यहाँ पर शायद आपसे पेपर 2 में ये जैव ईंधन पर डायरेक्टली ना पूछा जाए कि राष्ट्रीय नीति की आप बारे में चर्चा करें। हालांकि पूछा जा सकता है, समीक्षा पूछी जा सकती है कि इसकी समीक्षा करें, लेकिन संभावना कम है। तो आपको ये कहाँ यूज़ करना होगा, जब आपसे क्वेश्चन आएगा भारत की पेट्रोलियम पर निर्भरता पर, तो आप इस टॉपिक को यूज करके आएंगे कि हम एथेनॉल मिला रहे हैं। जब आपसे क्वेश्चन आएगा जैव ईंधन पर, तब आप बता कर आएंगे कि भारत सरकार ये प्रयास कर रही है, ये हमारी नीति है। तो यानी डायरेक्टली ना यूज करके आपको इसको इनडायरेक्टली यूज करना होगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए, अगला जो टॉपिक आता है ये भारत में भूमि क्षरण को लेकर है। तो थोड़ा सा इसकी परिभाषा समझ लीजिए। बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन परिभाषा और कुछ फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद ही करने पड़ेंगे। भूमि क्षरण से तात्पर्य जैव विविधता और अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भूमि की उत्पादकता में गिरावट से है। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। पहली चीज, भूमि क्षरण, मैं कहता हूं भूमि क्षरण हो रहा है, तो इसका आप क्या मतलब समझेंगे? आप समझेंगे कि सर कह रहे हैं कि पहली बात तो जो लैंड है, जो भूमि है, उसकी उत्पादकता कम हो रही है, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब लैंड की प्रोडक्टिविटी तो बहुत क्षेत्रों में आप गिन सकते हैं, एग्रीकल्चर में, बहुत सारी जगहों पे। तो भूमि क्षरण से मतलब है दो तरह से। एक तो जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो नष्ट हो रहे हैं। और दूसरा, आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, यानी कि मान लीजिए जो कृषि होती है तो फसल कम हो रही है, या इस भूमि से अन्य जो कार्य लिए जाते थे उन कार्यों से होने वाली जो आर्थिक लाभ है वो कम हो रहे हैं। तो हम कहेंगे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है या भूमि का क्षरण हो रहा है। ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। फिर देखिए, ये प्राकृतिक प्रक्रिया जलवायु और मानव प्रभुत्व संबंधी विभिन्न कारणों से होता है। कारण आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम लोग डिग्रेडेशन के टॉपिक को नहीं, करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, तो डिग्रेडेशन के टॉपिक पे हम लोग नहीं जाएंगे। अब फैक्ट पे आते हैं। देखिए, मरुस्थलीकरण शब्द क्या है? भूमि क्षरण का उपपद है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का ही एक प्रकार है डिजर्टिफिकेशन या मरुस्थलीकरण। लैंड डिग्रेडेशन बहुत तरह से हो सकता है, उसी में से एक कारण ये भी है कि मरुस्थलीकरण होना। तो इसे शुष्क भूमि क्षेत्रों में होने वाले भूमि क्षरण के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो जो शुष्क भूमि क्षेत्र है, मरुस्थलीकरण कहाँ होगा? जहां पर जमीन शुष्क है। तो जो ड्राई लैंड एरियाज हैं वहां पर आपको जो भूमि क्षरण देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। भारत का लगभग 69% भाग जो है शुष्क भूमि के अंदर आता है, यानी कि भारत जो है डेजर्टिफिकेशन के खतरे में है। हमें इसके लिए समय रहते कदम उठाने होंगे। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 328.7 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में से, यानी हमारा कुल जो 328.7 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र है, इसमें 98 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ष 2018-19 में भूमि क्षरण हुआ है। तो हमारी एक तरह से, जब मैं कह रहा हूं भूमि क्षरण हुआ है, मतलब क्या हुआ है? प्रोडक्टिविटी कम हुई है लैंड की। किस तरह से? जैव विविधता कम हुई होगी और आर्थिक रूप से नुकसान होने लगा होगा। तो यानी अगर आपसे कहा गया कि भूमि क्षरण हुआ है, मतलब आप समझेंगे प्रोडक्टिविटी कम हुई है। कितनी भूमि की? लगभग 30% भूमि की। कितने बड़े एरिया में आप देखिए कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। और निश्चित रूप से ये एक समस्या की वजह है, क्योंकि हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर जमीन ही खराब हो जाएगी तो हम उसको फीड कैसे करेंगे? तो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में मरुस्थलीकरण भूमि क्षरण से प्रभावित होने वाले क्षेत्र का लगभग 23.79%। देखिए, 23.79% जो है इन राज्यों में आता है। अच्छा, आप केवल 3 राज्य याद कर लीजिए सबसे ज्यादा वाले: राजस्थान,
महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 जगहों पर लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। और जाहिर सी बात है यहाँ पर शुष्कता ज़्यादा है तो लैंड डिग्रेडेशन है, डिजर्टिफिकेशन है, वो यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फिर देखिए ये टॉपिक बहुत बड़ा हो सकता है। असल में अभी एक हाल में COP15 हुई थी जिसमें लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर कुछ बातें हुई थी, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। फिर इसके लिए अच्छा देखिए वैश्विक प्रयास जो है, फिर से वही बात आती है कि अब यहाँ पर कुछ भी समझाने का नहीं है, याद करने का है। तो आप वैश्विक प्रयासों को याद करिए, PDF डाउनलोड करिए और याद करिए। इसी तरह से जो भारत के प्रयास हैं, भारत की नीतियाँ हैं, भारत के अलग अलग कार्यक्रम हैं, मनरेगा हो गई और भी कई सारी स्कीम हो गई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो गई, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये याद करने की चीज़ें हैं। फिर देखिए PM कुसुम योजना न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हाल में जयपुर में एक जो संयंत्र है उसको चालू किया गया। PM कुसुम योजना एक्चुअल में है क्या? सोलर पंप वगैरह से जुड़ी हुई योजना है कि किसानों के खेत में सोलर पंप वगैरह लगाए जाएं, किसानों के खेत में किसानों को बिजली उत्पादन की फैसिलिटी दी जाए। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि किसान जो है अपनी अतिरिक्त बिजली, मान लीजिए किसान ने अपने फार्म में बिजली का उत्पादन किया, जो अतिरिक्त बिजली है उसको किसान सेल भी कर सकेगा, बेच भी सकेगा। तो जैसा कि मैंने बताया जयपुर जो है वहाँ के कोटापतली तहसील जो है, यहाँ पर अभी 17 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है हर साल जनरेट की जाएगी PM कुसुम स्कीम है इसके अंतर्गत। और जाहिर सी बात है ये सोलर पावर प्लांट के थ्रू एनर्जी का जनरेशन होगा। तो कुछ सिंपल बातें थी। इसके अलावा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं स्कीम तो पढ़ सकते हैं। मैं ये बता देता हूँ कि यूज़ कहाँ पे होगी। जाहिर सी बात है कहीं पे पॉल्यूशन का टॉपिक आता है तो सरकार के प्रयासों में कि PM कुसुम के अंतर्गत अभी अभी हम लोगों ने जयपुर में एक प्लांट लगा दिया है जहां पर 17 लाख यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो है हर साल जनरेट होगी। इसके साथ ही कहीं पर एग्रीकल्चर की बात आए तो आप इसमें लिख सकते हैं एग्रीकल्चर में खासकर जो प्रोडक्टिविटी की कमी है, इसके साथ ही एग्रीकल्चर में जो संसाधनों को अतिदोहन है, यानी जो आप कह लीजिए अनसस्टेनेबल जो असतत तरह की कृषि है, उसके संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि हमारी जो असतत कृषि है उसको सतत बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए PM कुसुम योजना लाई गई है, जिसके अंतर्गत जो अब हम लोग सोलर पंप वगैरह को सामने ला रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होती है वो कम होगी और किसान अतिरिक्त इलेक्ट्रिसिटी को बेच भी पाएगा। इसके साथ ही किसानों की वेलफेयर का टॉपिक आएगा तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं। सोलर एनर्जी के टॉपिक में भी आप लिख सकते हैं कि भारत सोलर एनर्जी की दिशा में क्या क्या प्रयास कर रहा है, तो PM कुसुम योजना की भी बात आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसलिए बता देता हूं कि सभी को लगता है कि एक जो टॉपिक है उसको तैयार करने के लिए बहुत पढ़ना होगा, ऐसा नहीं है। कुछ फैक्ट्स को पढ़िए और उसको हर जगह यूज़ करिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पर PM कुसुम योजना को पॉल्यूशन है, एग्रीकल्चर है, भारत के सोलर पावर बनने की दिशा में, या कह लीजिए भारत की सोलर पावर को जनरेट करने की दिशा में जो प्रयास हैं, कई संदर्भों में इसको बताया। अब देखिए एक न्यूज़ है कि PIM जो है इसको राष्ट्रीय जल नीति 2002 में प्रमुखता दी गई है। तो ये अभी हाल की घटना है, राष्ट्रीय जल नीति 2002 में प्रमुखता दे दी गई PIM को। PIM क्या है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जल नीति है तो जाहिर सी बात है जल के समुचित उपयोग को लेकर के होगी। और अब बात आती है कि PIM क्या है। देखिए PIM की फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट। तो अब इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, यानी कि ये जो है सिंचाई से जुड़ी होगी। वहीं पार्टिसिपेटरी का मतलब है कि इसमें कई सारे जो लोग हैं वो कह लीजिए कि इसमें सहयोगी होंगे, वो सभी मिलजुल कर काम करेंगे, यही पार्टिसिपेटरी हो गया। तो कई सारे लोग सहयोगी होंगे। और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। तो यानी कि सिंचाई का प्रबंधन जब पार्टिसिपेटरी तरीके से किया जा रहा है तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपेटरी इरिगेशन मैनेजमेंट यानी PIM। थोड़ा सा इसको और डिटेल में ले चलते हैं। देखिए मान लीजिए कि हमारा देश आप सभी जानते हैं कृषि प्रधान है, तो सिंचाई की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। और सिंचाई में एक समस्या ये भी आती है कि जल जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, इसमें यह किया जा सकता है कि जो जल प्रबंधन है, सिंचाई जल प्रबंधन, उसमें हमारे फार्मर्स को एक कह लीजिए कि सहयोगी बना लिया जाए इस पूरे मैनेजमेंट के कार्यक्रम में। तो ये कैसे किया जाता है, किसानों के फॉर्मल ग्रुप बना दिए जाते हैं और ये ग्रुप जो हैं ये सिंचाई प्रबंधन में भागीदार होते हैं।
तो जो फॉर्मल ग्रुप होते हैं किसानों के, इसको कहते हैं वाटर यूजर एसोसिएशन। वाटर यूजर एसोसिएशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि जल को यूज करने वाले जो वाटर के यूजर हैं, उनका जो संगठन है, उनका जो एसोसिएशन है, वो बना दिया जाता है। और ये वाटर यूजर एसोसिएशन क्या करता है कि जो इरिगेशन मैनेजमेंट है उसमें अपनी भूमिका निभाता है। इनको पानी पंचायत है, पानी समिति है, इरिगेशन कोऑपरेटिव है, इन नामों से भी जाना जाता है। तो फिर से एक बात आती है कि अगर क्वेश्चन आ जाए जल प्रबंधन पे, आप लिख कर आ जाइए। अगर क्वेश्चन आ जाए सिंचाई प्रबंधन पर, तो आप लिख कर आ जाइए। संसाधनों के समुचित उपयोग पर, तो आप लिख कर आ जाइए। मान लीजिए ओवरऑल पर्यावरण पे आ जाता है, तो भी आप लिख सकते हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण में लगातार जो अलग अलग चीजें हैं उनका सतत उपयोग करने के लिए किस तरह से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। फिर देखिए, प्रधानमंत्री ने कलोल में देश के पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया। तो तरल नैनो यूरिया पेटेंट कृत रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है। तो ये क्या है? नाइट्रोजन उर्वरक है। आप जानते हैं कि नाइट्रोजन उर्वरक जो है फसल, जो हमारी फसल है उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी होती है, और नाइट्रोजन उर्वरक का तो हम लोग पहले से ही यूज करते आ रहे हैं। लेकिन ये तरल नैनो यूरिया एक अलग तरह की चीज है जिसका पेटेंट कराया गया है। ये उर्वरक नैनो नाइट्रोजन कणों से निर्मित है। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो नाइट्रोजन के कण हैं वो नैनो आकार के हैं। 1 नैनोमीटर 1 मीटर के अरबवें हिस्से के बराबर होता है। अब आप समझ सकते हैं, 1 मीटर आपने दूरी देखी है, उसका अगर आप 1 अरबवां हिस्सा लें तो इतना होता है 1 नैनोमीटर, यानी कि दिखना भी संभव नहीं। तो ये सीधे पौधों की पत्तियों पे छिड़का जाता है। अब देखिए क्या है, ये जो आपकी नई तरीके की नैनो यूरिया है, इसको सीधे पौधे की पत्ती पे छिड़क दिया जाएगा, और पत्ती से हो करके ये जो है पत्ती के द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी, और इस तरीके से जो पौधा है उसको कह लीजिए कि यूरिया या फिर नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाएगी। इसके लाभ क्या हैं? दक्षता में वृद्धि होगी, यूरिया आयात में कमी आएगी, सब्सिडी और लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी, मिट्टी जल और वायु प्रदूषण में कमी आएगी। तो ये अभी आपका आज का आखिरी टॉपिक हो गया। और इसके बाद देखिए एक टॉपिक और है जो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उसको आपको पीडीएफ में पढ़ना होगा अपने आप से। तो पीडीएफ जैसा कि मैंने बताया, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, आप क्लिक करिए, डाउनलोड कर लीजिए और उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए।